एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर। आज के इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 13B से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 13A तक डिस्कस किया जा चुका है, जिसका सभी पार्ट्स जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल बाय फिजिक्स जिंदगी, वहाँ पे आपको पार्ट वाइज दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो, जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 13B से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसे आप देख सकते हैं। 13B में पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ। अब इसमें भी पार्ट किया गया है, पार्ट 1 है ईच स्फेयर इज चार्ज्ड डबल and the above amount and distance between them is halved। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा गया है the two spheres are placed in water, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर दिया गया है 80। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो 13 का बी नंबर क्वेश्चन है, ये 13 के ए से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ यूज किया गया है एबव अमाउंट। तो हमें यहाँ पे 13A के क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन था उसका यूज करना पड़ेगा। तो 13A में जो क्वेश्चन था उसका वैल्यू जैसे ही रिक्वायर्ड होगा हम यहाँ पे उसे हम यूज कर लेंगे। तो फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में कहा है कि ईच स्फेयर इज चार्ज डबल, मतलब जो स्फेयर का चार्ज है उसे डबल करना है और डिस्टेंस जो है वो हाफ कर देना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर है 13 में कि व्हेन चार्ज ऑन ईच स्फेयर इज डबल, मतलब Q1 जो है वो 2Q1 हो जाएगा, Q2 जो है वो 2Q2 हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है हाफ कर देना है, मीन्स R को R/2 कर देना है। तब क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन का फॉर्मूला। तो कूलम्ब्स लॉ का हम यूज करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमारे पास होगा कितना, फोर्स ऑफ रिपल्सन F इज इक्वल टू के Q1Q2 बाई R स्क्वायर। के कूलम्ब्स कांस्टेंट वैसे ही रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज को डबल करना है, तो हमने यहाँ चार्ज को डबल कर दिया, Q1 की जगह 2Q1 और Q2 की जगह 2Q2, और डिस्टेंस का हाफ करना था तो डिस्टेंस का हाफ कर दिया, R/2 उसका स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर अपॉन में 4, और ये 4 जैसे ही ऊपर जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो 4 आया था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 × 2 4, और आर स्क्वायर से यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था, ये 4 × 4 हो जाएगा 16। तो हमारे पास आ जाएगा 16 के Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और 13 के ए वाले पार्ट में इसे ही हमने सॉल्व किया था Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर को। तो आप वहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आपके यहाँ स्क्रीन के सामने है कि 13A में जो हमने सॉल्व किया था के Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर को, तो इसे सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आया था इस पूरे का के Q1Q2 बाई R स्क्वायर का, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये सॉल्व करने के बाद जो पूरा वैल्यू मिला है वो है हमारे पास 1.52 × 10⁻²। तो इस वैल्यू को हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 का बी जो है वो 13 के ए से ही रिलेटेड था। तो खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं। तो हमारे पास आया 1.52 × 10⁻²। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वैल्यू था ही हमारे पास, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.32 × 10⁻²। ये 10⁻² नीचे भेजेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 10⁻+2, और 100 से अगर इसको डिवाइड करें तो डेसिमल जो है 2 प्लेस लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा हमारे पास 0.24 न्यूटन। तो 13B के फर्स्ट नंबर का हो गया। 13B के सेकेंड में पूछा था कि 2 स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, अगर इन दोनों स्फेयर्स को हम वाटर में रख दें तब क्या होगा, और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू गिवन था। तो सबसे पहले हम गिवन वाले वैल्यू में मेंशन कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये वैल्यू दिया हुआ है 80। अब इस वैल्यू को हम 80 वाले वैल्यू को यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब हम
मीडियम चेंज करते हैं तो मीडियम चेंज करने पे कूलम्स लॉ के फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं तो कूलम्स लॉ का जो भी वैल्यू आया रहता है एयर में, मीन्स एयर में जो भी फोर्स का वैल्यू आया रहता है उसी में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू से या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के वैल्यू से। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स इन वाटर क्या है, 1/4πε0 इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस पूरे को हम FE कहते हैं। तो यहाँ पे है FE अपॉन में εr लिखिए चाहे K लिखिए, ये आपके ऊपर है, बस यहाँ समझाने के लिए दोनों यूज कर लिया गया है। उसके बाद FE का वैल्यू आया कितना था, तो ये था 1.52 इंटू 10⁻⁻²। ध्यान रहे यहाँ जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू लेंगे ये चार्ज को डबल करके डिस्टेंस को हाफ करके नहीं लेंगे, ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में जो वैल्यू था वो लेना है, क्योंकि चार्ज को डबल करना और डिस्टेंस को हाफ करना ये 13B के फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया था, तब किया गया था। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, इसमें बस बाउंडेशन था कि चार्ज को मीडियम चेंज करा देना है, मीन्स जो चार्ज एयर में प्लेस था उसे वाटर में प्लेस कर देना है। तो एयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है हमारे पास 1.52 10⁻²। इसे वाटर में प्लेस किया गया, मीन्स 80 से यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.019 10⁻²। अब इस डेसिमल को राइट साइड 2 प्लेस तक ले जाना है, तो फिर से वही आइडिया, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, और यहाँ समझाने के लिए क्या गया 100/100 करेंगे, ऊपर वाले 100 को हम यूज कर लेंगे डेसिमल को राइट साइड लाने में, तो नीचे वाला जो 100 है ये यहाँ जाएगा, 10⁻² को 10⁻⁴ बना देगा। तो फाइनली जब वाटर में हम प्लेस करेंगे तो वाटर में प्लेस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा फोर्स का 1.9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। एयर और वैक्यूम के अलावा अगर चार्ज को किसी भी मीडियम में रखा जाए तो फोर्स का वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होता है, कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो लगता है वो एयर और वैक्यूम में ही लगता है। तो यहाँ देखिए जब एयर में था तो 10⁻⁻² में ही था, जबकि वाटर में आते ही 10⁻⁴ हो गया, मीन्स फोर्स का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ। तो ये था हमारे पास 13 का भी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, और फिर इसे अभी हम सॉल्व करना सीखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए कहा गया है 2 पीसेस ऑफ कॉपर ईच weighing 0.01 kg आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 1 इलेक्ट्रॉन from per 1000 atoms of one piece is transferred to other piece of copper. What will be Coulomb force between two pieces after the transfer of electrons? Atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Avogadro number 6 into 10⁻23 per gram mole. क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो पहले समझ लीजिए। इसमें कहा गया 2 पीसेस ऑफ कॉपर, कॉपर के 2 पीस हैं, दोनों का जो मास है वो गिवन है 0.01 kg। यहाँ वेंगे मतलब दोनों को तौला गया है, तो तौलने पे उसका जो मास है वो है 0.01 kg। kg यूनिट है, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये मास है, क्योंकि अगर वेट रहता तो वेट में न्यूटन होता, नहीं तो kg वेट लिखा रहता, तो इस सिर्फ kg लिखा गया, इसी से हमें पता चल गया कि ये मास का वैल्यू है। फिर ये कहा गया कि ये जो दोनों कॉपर के पीस हैं जिनका मास 0.01 kg है, इन्हें 0.1 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया, मीन्स मास पता है और डिस्टेंस पता है। फिर आपसे ये कहा गया 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर 1000 एटम ऑफ वन पीस, पर 1000 एटम यानी एक कॉपर के पीस के 1000 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरे पे जा रहा है, तब कूलम्ब फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में कि क्या क्या गिवन था और कैसे इसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि मास ऑफ ईच पीस ऑफ कॉपर, कॉपर का मास गिवन था 0.01 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम क्वेश्चन को एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं, बट यहाँ एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट किया गया। रीजन ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक वेट गिवन है और एवोगैड्रो नंबर गिवन है, इसमें पर ग्राम मोल में ये गिवन है, मतलब ग्राम यूनिट यूज किया गया है। तो इस ग्राम से किलोग्राम में जाने से बेटर है कि उस किलोग्राम को ही हम ग्राम में चेंज कर लें, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसलिए हमारा बस एम रहता है एक सिस्टम में सॉल्व करना, या तो पूरा एसआई में रहे या तो पूरा
CGS में रहे, तो हम यहाँ पे सबको CGS में सॉल्व कर दे रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ा ईजी होगा। तो 0.01 किलो यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे 2 जीरो में यूज हो गया, एक 10 बचेगा तो आ गया 10 ग्राम। तो मास मिल गया हर एक कॉपर के पीस का 10 ग्राम है। डिस्टेंस जो है वो कितना है 0.1 मीटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन था वो था 0.1 मीटर। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग है क्या, तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम कॉपर में इतने कॉपर के एटम्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर की सहायता से हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स हैं। चूँकि यहाँ कॉपर का बात किया गया है इसलिए हम यहाँ एटम्स यूज कर रहे हैं। तो 63.5 ग्राम कॉपर में इतने एटम्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कितने मास का डिस्कशन पूछा गया है 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम निकालने के लिए हमें पहले फाइंड तो करना होगा कि आखिर 10 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। हमें यहाँ ये पता है कि 63.5 ग्राम में 6 × 10⁻23 एटम्स हैं। तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम का फाइंड करेंगे तो 6 × 10⁻23 को डिवाइड कर दीजिए 63.5 से। यूनिटरी मेथड लगाना है सिंपल सा। और उसके बाद 10 ग्राम पूछा है तो 10 ग्राम के लिए यहाँ जैसे ही 10 ग्राम करेंगे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही काम किया गया। नंबर ऑफ एटम्स फॉर 10 ग्राम ऑफ कॉपर 6 × 10⁻23 में डिवाइड हुआ 63.5। तो ये 1 ग्राम के लिए पता चला। 10 ग्राम से पूछा था तो 10 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 10⁻23 ये 10 तो ये हो जाएगा 10⁻24। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.09448। 10⁻24 2 जीरो यूज कर लीजिए तो डेसिमल जो है राइट साइड आ जाएगा। तो आ जाएगा 9.45। यहाँ राउंड ऑफ किया गया, 8 को छोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 9.45 × 10⁻22। ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि 10 ग्राम कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा था कि पर 1000 एटम्स ऑफ वन पीस इज ट्रांसफर टू अदर। तो 1000 एटम्स का बात किया गया था। तो 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पर 1000 एटम्स के कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन मूव होंगे 1/1000 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं तो इतने में से कितना मूव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से वही यूनिटरी मेथड ही लगाना है। 1000 एटम्स मिला के एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो एक एटम का यूज करेंगे तो 1/1000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10 ग्राम में इतने हैं तो इतने में से कितना निकलेगा तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही यहाँ फाइनली आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गए। तो 1/1000 × 9.45 10⁻22। ये 1000 अपॉन में है, ऊपर जाएगा -3 बनेगा और 22 में से -3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.45 × 10⁻19। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आ चुका है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं Q = Ne यूज करके। तो चलिए Q = Ne फॉर्मूला हम यूज करते हैं। Q = Ne n की जगह 9.45 × 10⁻19 और ई एलिमेंट्री चार्ज इसका वैल्यू हमें नोन रहता है 1.6 × 10⁻−19। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 15.12। ये 10⁻+19 है, 10⁻−19 है, 10⁻0 हो जाएगा और 10⁻01 हो जाता है। तो सीधा सा है कि इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 9.45 का मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो आ जाएगा 15.12 कूलम। अब इसके बाद जो है इसमें पूछा गया था कि कूलम्स फोर्स का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हमें चार्ज पता चल गया, डिस्टेंस है क्वेश्चन में, तो फोर्स का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। उसे भी देख लेते हैं। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं F = KQ1Q2/r² या फिर 1/4πε और Q1Q2/r²।
चार्ज का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 15.12, दोनों चार्ज सेम है तो 15.12 इंटू 15.12 और हमारे पास ये है 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पे जो है हम कुलम में यूज कर रहे हैं, कुलम में यूज कर रहे हैं मीन्स एसआई सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी हम मीटर का ही यूज करेंगे। तो डिस्टेंस था 0.1 मीटर, तो उसकी का स्क्वायर किया गया, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 15.12 और इसका मल्टीप्लाई 15.12 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2057.5296 और 10 का पावर 9 वैसे ही यूज किया गया। 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 में तो आ गया 0.01। इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर दीजिए तो सॉल्व करने पे आएगा कितना, तो आ जाएगा हमारे पास 205752.96 इंटू 10⁻⁹। अब इस डेसिमल को जो है हमें 2 के पास ले जाना है। 2 के पास ले जाने का मतलब टोटल 5 प्लेस मूव कराना है। तो 5 प्लेस मूव कराने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे वाला 10⁵ जो है वो यूज हो जाएगा डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाने में, और ऊपर वाला जो है ये इसके पावर को इंक्रीज करने में चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.06 इंटू 10⁻14 न्यूटन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, जिसका फाइनल आंसर आ गया F इज इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁻14 न्यूटन। चलिए मूव करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें पूछा गया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन फ्री स्पेस इज 5 ग्राम फोर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इसमें गिवन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस चार्ज के बीच में, तो 200 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम, मीन्स चार्ज का वैल्यू गिवन है Q1 और Q2 का, इसे फ्री स्पेस में रखा गया है तो वो डिस्टेंस फाइंड करना है, और फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है 5gf ग्राम फोर्स। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। मेन यहाँ यूनिट का ही खेल है, बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी है। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है सब वैल्यू हम मेंशन करते हैं। चार्ज का वैल्यू गिवन है Q1 200 माइक्रोकूलम, माइक्रो आप जानते हैं 10⁻⁻6 के लिए हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आप चाहें तो पावर यहीं मैनेज कर लीजिए या सॉल्व करते समय मैनेज कीजिए। फिर सेकेंड चार्ज है 500 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फोर्स गिवन था 5gf 5 ग्राम फोर्स, तो इस पहले ग्राम फोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे kgf में, तो उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। अब फिर kgf से हमें न्यूटन में आना है, तो न्यूटन में आने के लिए सिंपल सा होता है स्मॉल g के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू से, और क्वेश्चन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 कहा है, इसलिए इस वैल्यू में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो kgf है और ये जो gf है किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स, ये फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं, और हम यहाँ जो है एब्सोल्यूट यूनिट में सॉल्व करते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल यूनिट को कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट यूनिट मीन्स न्यूटन में लाया गया है। अब सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो r² को इधर लेके जाएंगे तो F जो है वो नीचे आ जाएगा, तो r² इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2/f। 1/4πε0 इसका वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹ Q1 का वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में F जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू ये पूरा है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10। अब चाहे आप इस सबको यहीं पर भी मिनिमाइज कर सकते हैं सॉल्व करके, या फिर आप लास्ट जो कैलकुलेशन है उसमें भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ सॉल्व करना चाह रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें होगा कितना, तो पहले 10 के पावर को मैनेज कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ पे भी है, 2 जीरो यहाँ पे भी है, और ये 9 और यहाँ दोनों मिला देंगे तो 4, 9 और 4 ये हो जाएगा 13। चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर यहाँ देखिए तो इसमें किया क्या गया है, इन दोनों जीरो को इसमें यूज कर लिया गया है, तो ये 2 जीरो इसमें यूज करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये 2 जीरो इसमें यूज करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो नंबर के फॉर्म में क्या क्या आएगा, 9 है, 2 है, 5 है, विदाउट 10 के पावर में ये टर्म बचेंगे 9 2 5, 10 के पावर 9 वैसे ही रहा, ये -4 हो गया, ये -4 हो गया, और नीचे इस 10 को इसमें सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। हर बार वही तरीका लगाया जाता है 10 के पावर्स को एक साथ करने का, विदाउट 10 के पावर यानी मीन्स नंबर वाले टर्म को एक साथ करने का। ये 5 से 5 यहाँ कैंसिल, 9 का 2 बार मल्टीप्लाई तो
18 हो गया। यहाँ पे देखिए तो ये -4 -4 -8 होगा और 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। -4 -4 -8 हमारे पास है 10 टू द पावर 9, ये -8 हो गया तो ये हो गया हमारे पास 10 टू द पावर 1 और नीचे जो -2 है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा यानी 10 टू द पावर 3। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया 11 -8, आंसर सेम ही आएगा, बस यहाँ ये -2 को ऊपर भेज दिया गया है तो -2 को जब ऊपर भेजेंगे तो 9 + 2 11 हो जाएगा और ये -4 -4 -8 हो जाएगा। तो अब चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों में 10 के पावर 3 ही फाइनल आंसर आने वाला है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ करके बस सॉल्व किया गया है। तो ये r² का वैल्यू आ रहा था, हमें r चाहिए था तो हमने रूट ले लिया। रूट लेने के लिए रूट में आ गया 18 × 10 टू द पावर 3 और आपको पता है रूट से 10 का पावर तभी बाहर जा सकता है जब ये इवन हो, या तो 10 का पावर 4 बनाइए या 10 का पावर 2 बनाइए। तो एक जीरो हमने इसे दे दिया तो ये 10 के पावर 2 में कन्वर्ट हो गया। तो 10 के पावर 2 को हम आसानी से 10 बना के बाहर निकाल सकते हैं। आया 180 का फैक्टर कर दीजिए तो 9 × 2 × 2 × 5। तो यहाँ से देखिए 2 का पेयर बनेगा और 9 को भी हम 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से एक 2 बाहर जाएगा एक 3 बाहर जाएगा तो 3 × 2 और पहले से 10 बाहर है तो 10 और रूट में 5 बच जाएगा तो रिमेनिंग रूट में 5 वैसे ही मेंशन हो गया। तो ये हो गया 3 × 2 6 × 10 60 और रूट 5 का वैल्यू 2.236। 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.236 में तो आ जाएगा 134.16। हमें डेसिमल को यहाँ पे लाना था तो इसलिए 100/100 किया गया, नीचे वाला 100 यूज हो गया, डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाने में ऊपर वाला 100 10 की पावर 2 बनेगा तो r का वैल्यू आ जाएगा 1.34 × 10 टू द पावर 2 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है कूलम्स लॉ पे बेस्ड कई पार्ट में हो जाएगा क्योंकि 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन में एक पार्ट में 2 से 3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, इसलिए ये कई पार्ट्स में जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।